आजकल फिजिक्स में क्या हो रहा है? डायनामिक्स में क्या पढ़ रहे हैं? फोर्सेस में क्या पढ़ रहे हैं? इफेक्ट्स ऑफ फोर्सेस में पहला इफेक्ट क्या था? फोर्स कॉजेस क्या? एक्सेलरेशन। उसके लिए कौन सा लॉ होता है? न्यूटन का लॉ। फिर है जी फोर्स कॉजेस क्या? एक्सटेंशन। उसके लिए कौन सा लॉ है? हुक्स लॉ। हुक्स लॉ की साइंस हमने पूरी डेवलप कर दी हुई है। क्या साइंस डेवलप की है? कि जितनी ज्यादा फोर्स अप्लाई करेंगे क्या होगा? उतनी ज्यादा एक्सटेंशन प्रोड्यूस होगी, और दोनों आपस में क्या होंगे? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे। और जब प्रोपोर्शनलिटी को हम इक्वालिटी में कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा? एक कांस्टेंट आएगा। उस कांस्टेंट का नाम क्या होगा? स्प्रिंग्स कांस्टेंट उसका नाम होगा। क्या ही है इसका अल्फाबेट चेंज नहीं होता, ठीक है जी। इस कांस्टेंट का सिंबल हमेशा, वैसे तो बहुत सारे कांस्टेंट्स का सिंबल हम चेंज कर देते हैं, इसका नहीं चेंज करते। इसका के का के ही है, ठीक है। बस इसका नाम याद रखते हैं। क्या नाम है इसका? स्प्रिंग्स कांस्टेंट इसका नाम है। और इसका फॉर्मूला क्या है? F/E। क्या? F/E। कि अगर F ज्यादा होगा, बल्कि खैर जो भी होगा, इट्स जस्ट व्हाट? इट्स जस्ट द रेशियो ऑफ फोर्स एंड एक्सटेंशन। जी हाँ, ये बड़े मजे का सवाल पैदा हुआ है जी। प्लीज जरा गौर से मेरी इस बात को सुनेंगे। अच्छा, इससे पहले कि मैं अगली बात आपके सवाल के जवाब दूं, सर की मौजूदगी से एक सवाल उनसे पूछ लेते हैं। सर जी, कोई ग्राफ श्राफ्स कहाँ पहुंचाए आपने? मैं जरा मैथ्स थोड़ी सी आपको रिव्यू करा रहा हूं, क्योंकि मैंने एकदम ग्राफ की बात करनी है, तो मैं पहले मैथ्स का जितना आपने ग्राफ पढ़ा हुआ है वो पूरा कवर कर लूं, फिर अपने काम पे जाऊंगा। तो आपने मुझे मैथ्स के ग्राफ के बारे में, कोई कहता है सर जी एक प्लेन होता है, कोई कहता है सर उसमें 2 डायमेंशंस होती हैं, कोई कहता है उसमें x डायमेंशन होती है, y डायमेंशन होती है, x एक्सिस होता है, y एक्सिस होता है, कोई पॉइंट्स होते हैं। 2 पॉइंट्स का आपने डिस्टेंस का फॉर्मूला बता दिया, 2 पॉइंट्स का किसी ने मुझे मिड पॉइंट का फॉर्मूला बता दिया। ये 2 पॉइंट्स को यूज करके लाइन का टेढ़ापन कैसे निकालते हैं? लाइन के टेढ़ेपन को क्या कहते हैं? ग्रेड भी कहते हैं, और स्लोप कहते हैं, और इंक्लिनेशन भी कहते हैं। कैसे निकालेंगे? सबर बंदा मैं खुद ढूंढूंगा। अलीना राशिद, 2 पॉइंट्स है x1 y1 x2 y2, ग्रेडियंट निकालना है। बेटर हो पांडे हो जो हैं। पुत्र जी आपका नाम क्या है? जी जुरैर। आप बताइए ग्रेडियंट कैसे निकालेंगे? y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1, ठीक है। आप सब क्या निकलेगा जी? y2 माइनस y1 ओवर। अच्छा, आखिरी अगला एक सवाल। अगर एक लाइन हो सीधी, उसके 2 नहीं 3 पॉइंट्स हो, क्यों? तो पहले 2 पॉइंट्स का ग्रेडियंट, अगले 2 पॉइंट्स का ग्रेडियंट, और पहले और तीसरे का ग्रेडियंट। पक्की बात है। इस कॉन्सेप्ट का वर्ड क्या है? अरे यार बच्चे तो अच्छे हैं, मैथ्स आते। कोलिनियर पॉइंट्स, ठीक है जी। अब मैं कहूं जी एक लाइन है, उसके 2 पॉइंट्स या 3 नहीं है, 3 4 5 6 7 8 9 10 50 हजार करोड़ लाइन ही लाइन है। इस पूरी लाइन का ग्रेडियंट क्या होगा? सेम होगा। अब अगर उसकी एक चीज कांस्टेंट होगी, क्या चीज कांस्टेंट होगी? तो एक काम करें ना, इसका कोई अलजेब्रा भी निकाल लें। इसका अलजेब्रा क्या होगा? इस सीधी लाइन का, अब लाइन है ग्राफिकल चीज, मुझे इस लाइन का अलजेब्रा चाहिए। y = mx प्लस, किसी को मसला इस बात से? इसकी एक और शक्ल भी होती है, y माइनस y1 = m इंटू। मतलब मैं अगले साल मैथ्स में थोड़ा सुकून में रहूंगा, हैं जी। चलो अगले साल मैथ्स तो मैंने पढ़ानी है, और मुझे कोई बच्चा ओ लेवल का जवाब ना दे रहा हो ना, तो मैं ए लेवल में पहले मुंह लाल करता हूँ, फिर उसके बाद कहता हूँ आओ मैं तुम्हें ओ लेवल भी पढ़ाऊंगा। यानी तो मैं कहता हूँ जाओ सर अली की क्लास में वापस चलो जाओ, ओ लेवल की मैथ्स पढ़ कर आओ, फिर ए लेवल की मैथ्स समझ आएगी। तो खैर मुझे फीलिंग आ रही है कि अगले साल आप मुझे ज्यादा परेशान। अच्छा, चूंकि वो y माइनस y1 = m इंटू x माइनस x1, बच्चे कहते हैं सर इसको छोड़ें, बस वो mx प्लस c ठीक है। mx प्लस c सिर्फ ठीक नहीं है भाई, वो ओ लेवल में ठीक होता है। ए लेवल के सारे सवाल किधर से होते हैं? y माइनस y1 = m इंटू x माइनस। अच्छा चलो ठीक हो गया। अब एक छोटा सा सवाल, अब आ गया मैं अपने टॉपिक, जिधर मैंने जाना था ना मैं वहां चला गया हूं। किधर जाना था मैंने? लिखना नहीं है, इसे सुनना है। ये क्या है? 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 2 पैरेलल लाइनों का ग्रेडियंट। अगर मैं कहूं इसका ग्रेडियंट m, तो फिर इसका कितना होगा? m। अच्छा,
लेकिन एक मसला है दोनों में, दिस लाइन passes through, this line passes through y intercept. ओके, अगली बात, इस लाइन की इक्वेशन क्या पड़ी है इस वाले की, mx प्लस, इस वाले की क्या पढ़ा, mx प्लस 0, सी कितना है, हेलो जी, किसी को मसला है इस बात से? अब मेरा टॉपिक स्टार्ट होता है यहां से। क्या टॉपिक है भाई मैंने, इस इक्वेशन का नाम क्या है, इस इक्वेशन का नाम क्या है? नहीं, स्ट्रेट लाइन तो पुत्र लाइन को कहते हैं, इक्वेशन को क्या कह रहे हैं? एक सेकंड, ऐसे नहीं, ऐसे मुझे आवाज ही नहीं आ रही, एक मिनट जी भाई, नहीं 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 नहीं, नहीं। इक्वेशन का नाम क्या है? इक्वेशन अलजेब्रा में कौन सी इक्वेशन है? लीनियर इक्वेशन। जब ग्राफ होता है स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू सम पॉइंट ऑन द passing through some y intercept, then the equation formed is known as क्या? Linear equation. डन हो गया जी, डन हो गया। अच्छा, if the line is straight passing through origin, then the equation is क्या? y equals to mx. इसको क्या कहते हैं? यहां से आगे मैथ्स में से निकलूंगा किधर? यहां मैं मैथ्स में से निकलकर फिजिक्स में आ रहा हूं। ऊपर वाले को कहते हैं जी y और x का आपस का रिलेशन है लीनियर रिलेशन। क्या कहते हैं? बल्कि काम करता हूं, मैं इक्वेशन इसको भी लीनियर ही कहूंगा। क्यों? मैं कहता हूं ये भी लीनियर है। किस खाते में ये भी लीनियर है? वैसे लीनियर की बेसिक असल डेफिनेशन क्या है? हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इज, x की क्या पावर है, y की क्या पावर है, x के हिसाब से भी क्या है लीनियर, y के हिसाब से भी क्या है, ऊपर वाली भी क्या है, नीचे वाली भी क्या है। फर्क नहीं, कोई फर्क नहीं है यार, एक फर्क है। वैसे पता हो क्या फर्क है? वो फर्क ये है, एक का y इंटरसेप्ट है, एक का y इंटरसेप्ट नहीं है। इस फर्क को मैथ्स में तो सर कहते हैं इसकी जरूरत नहीं है, लेकिन फिजिक्स में जरूरत है। पता क्या फिजिक्स में जरूरत है? एक को कहते हैं लीनियर रिलेशनशिप, एक को कहते हैं प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप। क्या कहते हैं भैया? ये जो लाइन है ना, कौन सी वाली? सीधी वाली, जो कहां से जा रही है। तो इधर हम पता क्या कहेंगे? इधर हम कहेंगे y इज क्या, y इज क्या, y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या, टू x। इधर क्या कहूं? y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं कह सकता, बस क्या कहूंगा? लीनियरली रिलेटेड टू x। क्या? बल्कि काम करें, प्रोपोर्शनल भी ना बोले, इसको बोले y इज डायरेक्टली रिलेटेड टू x। इसको क्या बोलूं? y इज लीनियरली रिलेटेड टू x। बड़ा ही छोटा सा फर्क निकाला मैंने। क्या निकाला भाई? इतना सा, हाँ ग्राफ है, इधर भी x उधर भी y, मतलब दोनों लाइनें हैं, दोनों स्ट्रेट लाइनें हैं, दोनों का ग्रेडियंट सेम है, दोनों पैरेलल हैं, दोनों की इक्वेशन लीनियर है। लेकिन फिजिक्स वाला किधर फंसता है हमें? वो कहता है भाईजान अगर ग्राफ जा रहा है सीधा, नॉट पासिंग थ्रू ओरिजिन, देन व्हाट। बल्कि एक काम करता हूं, एक लफ्ज और चेंज करता हूं। मैथ्स सिर्फ किसके साथ खेलता है? मैथ्स का ताल्लुक है एक्स और वाई के साथ। मैंने आज तक आपको एक्स और वाई नहीं पढ़ाया। मैं क्या पढ़ाता हूं? क्वांटिटीज। क्या पढ़ाता हूं? इफ आई टेल यू देयर इज वन क्वांटिटी ऑन द एक्स एक्सिस एंड देयर इज द अदर क्वांटिटी ऑन द, वैसे आज लॉ क्या है? लॉ है हुक्स लॉ। आगे हम अपने टॉपिक पर। हुक्स लॉ को मैंने क्या करना है जी? मैंने आपको हुक्स लॉ की, ये क्या है? F इज प्रोपोर्शनल टू E, और फिर क्या? F इज इक्वल टू, ये हुक्स लॉ की, ये क्या है? ये हुक्स लॉ की प्रोपोर्शनैलिटी। ये क्या है हुक्स लॉ की? इक्वालिटी। अब मुझे हुक्स लॉ का क्या चाहिए? ग्राफैलिटी, नहीं ग्राफैलिटी तो नहीं, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। क्या चाहिए जी? मुझे हुक्स लॉ की चाहिए क्या? अब आपसे सिर्फ इतना सवाल है कि अगर मैं कहूं कि ग्राफ है, ग्राफ के कितने एक्सिस हैं? एक एक्सिस पे मैंने ड्रॉ करना है जी क्या? एक एक्सिस पे ड्रॉ करता हूं फोर्स इन द न्यूटन्स, दूसरे पे ड्रॉ करता हूं एक्सटेंशन इन द मीटर्स और व्हाटएवर सेंटीमीटर्स। तो अब आपका हुक्स लॉ कहता क्या है? वो कहता है भाईजान दोनों ग्राफ्स, दोनों क्वांटिटीज आपस में क्या है? उसने डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का है कि लीनियरली रिलेटेड का है? क्या बोले?
तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में और लीनियरली रिलेटेड में फर्क है कि नहीं? बिल्कुल है। वो क्या फर्क है कि सर जी अगर तो मैथ्स में, एक सेकेंड, फिजिक्स में आई एम नेवर इंटरेस्टेड इन लीनियर रिलेशनशिप। क्यों? आप मैथ्स में पढ़ेंगे लीनियर इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्यूबिक इक्वेशन, रेसिप्रोकल इक्वेशन, सर और क्या क्या पढ़ाएंगे, एक्सपोनेंशियल इक्वेशन, क्या पता कहीं ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन भी पढ़ लें, आई एम आउट ऑफ इट, वो भी पढ़ेंगे, वो सर डिसाइड करेंगे, मैं नहीं करूंगा। कुछ होता है, लीनियर इक्वेशन होती है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है, क्यूबिक इक्वेशन होती है, रेसिप्रोकल इक्वेशन होती है, एक्सपोनेंशियल इक्वेशन होती है, बहुत कुछ होता है मैथ्स के अंदर आपके, आप वो मैथ्स में देखेंगे। फिजिक्स में ग्राफ के अंदर सिर्फ एक चीज सबसे इंपॉर्टेंट होती है, वो लीनियर रिलेशन का ग्राफ नहीं बनवाया जाता। क्योंकि फिजिक्स में आपने आज तक कोई इक्वेशन पढ़ी है जो लीनियर मतलब mx प्लस सी टाइप हो? मैंने तो सारी इक्वेशन क्या पढ़ाई हैं, मैंने तो किसी इक्वेशन में दूसरी तरफ दो टर्म्स पढ़ाई नहीं। कभी पढ़ाई है दो टर्म्स हैं हमारी कोई इक्वेशन है? कौन यार सबसे पहले इक्वेशन पढ़ी होगी कौन सी? वेट mg। कभी पढ़ा है w इज इक्वल टू mg प्लस k या mg प्लस a या mg प्लस c? नहीं पढ़ाया ना। अच्छा फिर पढ़ाया होगा मैंने क्या, mass is equals to density into volume, या density is equals to mass over, या mass is equals to density into, कभी पढ़ा है mass is equals to rho v plus c? नहीं। इसलिए मैथ्स में कोई भी आप इक्वेशन निकाल लेंगे, इधर भी एक टर्म है इधर भी एक टर्म है। मतलब आपने मोमेंटम पढ़ा होगा p is equals to mv, कभी पढ़ा है p is equals to mv plus c? नहीं पढ़ा ना यार। फोर्स में पढ़ा है f is equals to ma, कभी पढ़ा है f is equals to ma plus c? नहीं। हुक्स लॉ में होता है F इक्वल टू KE, क्या मैं पढ़ा रहा हूं F इक्वल टू KE प्लस C? तो इसका मतलब बेटा मैंने जितनी इक्वेशनें पढ़ाई हैं, मैंने किसी इक्वेशन में आपको लीनियर इक्वेशन नहीं पढ़ाई, सॉरी मतलब लीनियर इन दैट सेंस, पढ़ाई लीनियर ही है, लेकिन वो mx प्लस c टाइप वाला लीनियर नहीं पढ़ाया। क्या पढ़ाया? बस mx। क्या पढ़ाया? y इज इक्वल टू mx पढ़ाया है। मतलब एक वेरिएबल इधर रखा है, एक वेरिएबल उधर रखा है, और तीसरा कुछ मल्टीप्लाई करा रहा था प्लस समथिंग। मैंने कभी भी, तो मैं लीनियर का वर्ड अपनी फिजिक्स में कभी इस्तेमाल क्या करूंगा? प्रोपोर्शनल का वर्ड तो मैं पहले दिन से इस्तेमाल कर रहा हूं या नहीं कर रहा? अगर आपने मेरा फिजिक्स देखा हो तो मैं तो पहले दिन से क्या पढ़ा रहा हूं, मैं तो प्रोपोर्शनैलिटियां पढ़ा पढ़ा के थक गया हूं। मतलब हर इक्वेशन कहां से निकालता हूं? डायरेक्ट प्रोपोर्शन, इनवर्स प्रोपोर्शन, डायरेक्ट प्रोपोर्शन, इनवर्स प्रोपोर्शन। तो मैं ज्यादा इंटरेस्टेड किस ग्राफ में हूं? डायरेक्ट प्रोपोर्शन के ग्राफ में। और हाँ, इसके बाद मैं एक और ग्राफ में भी इंटरेस्टेड हूँ। कौन से वाले में? इनवर्स वाले में। वो मैं भी नहीं पढ़ा सकूंगा, सर से रिक्वेस्ट करूंगा एक, सर जब आप रेसिप्रोकल पढ़ा रहे होंगे ना, थोड़ा सा इनको उधर इनवर्स प्रोपोर्शन का टच दे दीजिएगा बस। मैं नहीं दे रहा भाई इनवर्स प्रोपोर्शन का टच, वो जैसे ना वो इस्लामिक टच, वो इनवर्स प्रोपोर्शन का टच आपको सर अली देंगे। मैंने सिर्फ क्या पढ़ाना है आपको? डायरेक्ट प्रोपोर्शन। प्लीज टेल मी, जब भी दो क्वांटिटीज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगी उनका ग्राफ कैसा होगा? स्ट्रेट लाइन होगी, पासिंग थ्रू ओरिजिन होगी। कैसा होगा जनाब? जब भी दो क्वांटिटीज आपस में क्या होंगी, क्या होंगी? डायरेक्टली, जो कि हमारे फिजिक्स में बहुत दफा होती हैं, उनका ग्राफ कैसा होगा? स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। क्या करूं जनाब साहब? वापस आए अपने नोट्स पर, वापस आए नोट्स पर, और नोट्स में ये आपने हुक्स लॉ की सारी कहानी लिखी हुई है। आज के लेक्चर का नाम लिखें ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ हुक्स लॉ। आज का लेक्चर यहां से स्टार्ट हो रहा है जी, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ हुक्स लॉ। हेलो जी, सुनो जनाब, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ क्या? हुक्स लॉ। ये मेरा आज का टॉपिक है जी, और इस टॉपिक को डेवलप करने के लिए मैं सीधा सीधा एक नोट लिखूंगा। क्या है जनाब? सिंस द टू क्वांटिटीज, कौन कौन सी? फोर्स एंड एक्सटेंशन आर क्या? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर, तो क्या? तो क्या? तो देयर ग्राफ इज क्या? अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू। एक काम करें जनाब साहब, पहले पेज के हेडर पे जाएं, पहले वहां पे एक मैथमेटिकल नोट लिखते हैं। पेज के हेडर पे जाओ, मैं सबसे इंपॉर्टेंट एक मैथमेटिकल रूल लिखवाने लगा। पेज के हेडर पे जाएं, वहां क्या लिखें? मैथमेटिकल रूल। मैथ्स में रूल क्या बनना चाहिए था कि व्हेनेवर टू वेरिएबल्स, बल्कि मैथ्स वाले वेरिएबल्स कहते हैं ना, फिजिक्स वाले क्या कहेंगे? क्वांटिटीज। ठीक है,
तो मैथ्स वाले कहते हैं whenever two variables are directly proportional to each other, क्या होगा? their graph is what? their graph is a straight line passing through origin. their graph is a straight line passing through origin. और अपने पेज के हेडर पे जाकर बराए मेहरबानी क्या कर लीजिए, ये वाला ग्राफ ड्रॉ कर लीजिए. इतना बड़ा मत बनाइए, बस छोटा सा बना लीजिए कि ये मैंने मैथ्स में से बात निकाली है. क्या लिखे जी? whenever two variables are directly proportional to each other, their graph is a straight line passing through origin. their graph is a straight line passing through origin. ये बनाया जी, their graph is a straight line passing through. और क्यों जनाब साहब? सुन लें दोबारा. इफ आई से मैं मैथ्स की टर्मिनोलॉजी में हूं, किसकी टर्मिनोलॉजी में हूं? प्लीज जरा मैथ्स की टर्मिनोलॉजी सुनिए. y is proportional to क्या? x. now y is equal to क्या? kx. इस वक्त k को क्या कहूं? मैथ्स में k कौन है? मैथ्स में k लाइन की क्या चीज है? तो हाँ जी, क्या होगा जनाब साहब? ये y is equal to mx. यू नो, होता है ना, आप आज मुझसे पूछ रहे थे कि सर k को आप चेंज नहीं करेंगे, तो k हमेशा k तो नहीं होता. k कभी k होता है, k कभी c होता है, k कभी क्या होता है. इन दिस केस मैथ्स वाले k को क्या कहते हैं? मैथ्स वाले k को m कहते हैं. और उस m का मतलब क्या निकालते हैं? उसका मतलब ग्रेड निकालते हैं. तो मैंने पेज के हेडर पे क्या लिखवा दिया जी? whenever two quantities are, नहीं quantities नहीं, two variables are directly proportional to each other, their graph is क्या? straight line passing through origin. और आपने ग्राफ बना दिया, इधर x बनाया, उधर y बनाया, इधर origin बनाया, लाइन लगाई सीधी, and you know there you go. what is this? whatever this is maths. मैंने मैथ्स रिव्यू करा दी, ठीक है. this is why I was waiting for Sir Ali कि वो आपका वो मैथ्स वाला सारा वर्जन करा दें, ताकि मुझे ये आपको एक्सिस क्या होता है, तो वाई एक्सिस क्या होता है, तो यू नो लाइन क्या होती है, तो ग्रेड क्या होता है, तो लीनियर क्या होता है, तो प्रोपोर्शनल. हाँ, प्रोपोर्शनल मैंने पढ़ाना है, बाकी मुझे आई होप कि वो बाकी सब आपको आता था. एंड नाउ उसमें और इसमें छोटी सी तब्दीली थी, वो तब्दीली आपने पकड़ ली है. क्या तब्दीली थी? मैथ्स में ज्यादातर ग्राफ्स कैसे होते हैं? सीधी लाइन होती है, लेकिन कहां से नहीं जा रहे होते? ओरिजिन से नहीं जा रहे होते. कहां से जा रहे होते हैं? थोड़ा ऊपर से की जा रहे होते हैं. तो मैथ्स वाले उसको क्या कहते हैं? y is equal to mx plus c. और उसका पूरा नाम क्या लगाते हैं? लीनियर इक्वेशन. क्या करते हैं? और हम फिजिक्स वाले क्या कहते हैं? हम कहते हैं यार हमारा अगर ग्राफ हुआ भी तो कितने से जाएगा? हमारा ग्राफ ओरिजिन से जाएगा. क्यों ओरिजिन से क्यों जाएगा? क्योंकि हमने एक लीनियर इक्वेशन की बात नहीं करनी, हमने प्रोपोर्शनैलिटीज डिस्कस करनी है, हमने प्रोपोर्शनल रिलेशंस की बात करनी है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्वांटिटीज की बात करनी है. तो उनमें y इंटरसेप्ट नहीं होता, उनका c नहीं होता. अगर उनका c होता भी है तो कितना होता है? 0 होता है. मतलब उनकी लाइन कहां से गुजरती है? आई होप जो मैं समझाना चाहता हूं आपको बात समझ आ गई है. मैथ्स से कैसे लिंक किया है, मैथ्स पूरा रिव्यू करा दिया, उसके बाद लिंक कर दिया. अब आए वापस अपने नॉर्मल नोट्स पर. नॉर्मल नोट्स में क्या लिखूं? क्या टॉपिक है? ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ. पहले कहानी सुनाए, हुक्स लॉ की क्या कहानी है? क्या फरमाते हैं हुक्स साहब? वो फरमाते हैं कि सर जी फोर्स अप्लाइड और एक्सटेंशन प्रोड्यूस्ड आपस में क्या होती है? तो मैथ्स क्या कहती है फिर इस बारे में? अगर दो क्वांटिटीज आपस में क्या हो? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो, तो उनका ग्राफ कैसा होना चाहिए? स्ट्रेट लाइन होनी चाहिए. कहां से गुजरनी चाहिए? दैट्स इट, बात खत्म. किसी के पास कोई सवाल है तो हाथ खड़ा करिए. एनीवन? सो व्हाट आई वुड लाइक टू राइट, यहां ग्राफ बनाने से पहले एक नोट लिख दें. Since what? Since you know के force applied and what? And extension produced are what? Are directly proportional to each other. Since the force applied and extension produced are directly proportional to each other, so what? So क्या जनाब साहब? So their graph is what? Is a straight line
passing through origin. Their graph is a straight line passing through origin. Their graph is a straight line passing through origin. यहां तक अगर किसी को मसला है तो बराए मेहरबानी हाथ खड़ा कीजिए। और मैं क्या करने लगा हूं भाईजान, मैं यहां पे ना हेलो जी, देयर ग्राफ इज अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। आई होप आपको ओरिजिन नजर आ रहा है। मैंने लाइन सीधी लगा दी है और लाइन सीधी लगाकर क्या कर दिए, वो प्रोपोर्शनैलिटी मैंने समझा दी। किसी के पास कुछ सवाल है तो हाथ खड़ा कर दीजिए। एनीवन? देख लो भाई, नो क्वेश्चंस? एनीवन? ओके। अब एक मसला है। मसला क्या है? ग्राफ इज स्ट्रेट लाइन ओनली अप टिल अ सर्टेन पॉइंट। द ग्राफ इज अ straight line only up till a certain point. After that point, the line is no more straight. तो एक काम तो करें जरा। अगर आपने इस पॉइंट से भी आगे की तरफ बात बढ़ाई तो क्या होगा? हेलो जी, हेलो जी। अब यहां से आगे मैथ्स खत्म भाई। सर अली की जितनी मुझे जरूरत थी वो पूरी हो गई। अब मैं यहां से आगे अपनी मैथ्स चलाऊंगा। मैथ्स नहीं, अपनी वो फिजिक्स है भाई। अब यहां से आगे अब फिजिक्स चलेगी। क्या फिजिक्स चलेगी? इस पॉइंट का ये ओ है, इस पॉइंट को क्या कह दूं? पी फॉर पॉइंट, पी, कॉल इट पी, कॉल इट पी जी। हेलो जी, मैथ्स खत्म हो गया भैया। प्रोपोर्शनैलिटी का कॉन्सेप्ट खत्म हो गया। सीधी लाइन खत्म हो गई है। क्यों खत्म हो गई है? जरा 2 पेजेस पीछे जाएंगे। हाँ, हुक्स लॉ में आधा अधूरा लॉ है ये आधा अधूरा लॉ है कि फोर्स अप्लाइड और एक्सटेंशन प्रोड्यूस क्या होती हैं? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ये कब तक? पूरी जिंदगी होती? मतलब इनकी कोई लिमिट शिमिट नहीं होती? होती है जी। कौन सी? वो हमने कुछ पढ़ा था। बट विद इन क्या? विद इन द इलास्टिक लिमिट। तो आई बिलीव ये जो पॉइंट पी आया है ये कौन सी लिमिट है? ये वैसे इस भाई ने एक और बात बोली, कहता सर ये इलास्टिक लिमिट भी है और ये एक और लिमिट भी है, इसको प्रोपोर्शनल लिमिट भी कहते हैं। क्या कहते हैं? क्यों? वैसे ज्यादा आसान है मेरे लिए। प्रोपोर्शनल लिमिट क्यों कहते हैं? इसके बाद प्रोपोर्शनैलिटी कैसे खत्म? कैसे खत्म? सर लाइन सीधी नहीं है। लाइन सीधी होती तो प्रोपोर्शनैलिटी होती, लाइन सीधी नहीं है तो प्रोपोर्शनैलिटी। मैम अल्लाह अकबर, खैर हो? लाइबा ठीक हो? जाओ जरा मैम चेक कर लें। अच्छा एक काम करें, मैंने कोई वर्कशीट का इंतजार कर रहा हूं। मैं उस वर्कशीट के चक्कर में फैली जा रहा हूं। जब तक वो आएगी नहीं मैं लगा रहा हूं। प्लीज जरा उनसे पूछिए क्या पढ़ा? हुक्स लॉ की क्या? ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ग्राफिकल रिप्रेजेंट कैसी थी? चूंकि प्रोपोर्शनल क्वांटिटीज क्या थी? प्रोपोर्शनल थी। तो हमारी मैथ्स क्या कहती है कि अगर वेरिएबल्स प्रोपोर्शनल हो तो लाइन कैसी लगाओ? तो मैंने वो मैथ्स उठाकर यहां अप्लाई कर दी कि अगर क्वांटिटीज भी प्रोपोर्शनल हो तो उनका ग्राफ कैसा बनाओ? कैसा बनाओ जी? सर जी सीधी लाइन लगाओ पासिंग थ्रू। लगा दी। लेकिन ये लाइन सीधी कब तक लगानी है? जब तक क्या होगा? प्रोपोर्शनैलिटी कायम रहेगी। जब तक दो चीजें क्या होंगी? प्रोपोर्शनल होंगी। जहां प्रोपोर्शनैलिटी खत्म वहां स्ट्रेट लाइन वाला खाता खत्म। लाइन क्या कर जाएगी? घूम जाएगी। क्या कर जाएगी? एक रटा मारेंगे यार हम कि लाइन किधर घूमेगी? लाइन विल कर्व टुवर्ड्स क्या? द एक्सटेंशन एक्सिस। किधर जी? इट विल कर्व टुवर्ड्स द। अब क्या मतलब है टुवर्ड्स द एक्सटेंशन एक्सिस या क्या नहीं है? एक काम करते हैं, आई थिंक ये जो पॉइंट पी है, मैं इस पॉइंट पी के बारे में आपको बताना चाहता हूं कि पी इज नोन एज क्या? पॉइंट पी इज नॉट जस्ट नोन एज इलास्टिक लिमिट बट आई बिलीव इट इज ऑल्सो नोन एज प्रोपोर्शनल लिमिट। लो जनाब साहब इसके ग्राफ आप बराबर करें और एंड पे जाके नोट लिखें। पी क्या है? पी इज नोन एज, 2 कॉलम्स बनाओगे। पी इज नोन एज क्या? एक तरफ लिखो जी क्या? प्रोपोर्शनल लिमिट। बातें शातें बंद भाई। एंड ऑल्सो नोन एज इलास्टिक लिमिट। हेलो जी, पी इज नोन एज क्या जनाब साहब? P फॉर प्रोपोर्शनल लिमिट या P फॉर तो नहीं होता है, बस P इज नोन एज इलास्टिक लिमिट। एक बात तो बताएं,
कैसे एक्सप्लेन करूं ये वर्ड प्रोपोर्शनल लिमिट, कि ये दो क्वांटिटीज की प्रोपोर्शनैलिटी की लिमिट है, इसके बाद दोनों क्वांटिटीज प्रोपोर्शनल नहीं होंगी, इसके बाद लाइन या ग्राफ सीधी लाइन नहीं होगी, इसके बाद मटेरियल, बल्कि वो बाद में लिखूंगा, प्रोपोर्शनल लिमिट को अंडरलाइन करके लिखो यार। द पॉइंट अप टिल विच the point up till which Hooke's law is obeyed, लो जी, the point up till which क्या, Hooke's law is obeyed, पहला जुमला ये लिखो, the point up till which the Hooke's law is obeyed, वैसे था क्या वो, कि दोनों चीजें प्रोपोर्शनल रहेंगी, तो एक और जुमला ले देता हूं प्रोपोर्शनल लिमिट के नीचे, यस, the point up till which Hooke's law is obeyed, अगला जुमला क्या लिखूं, the point up till which force and extension are directly proportional, the point up till which the two quantities are directly proportional, पहला जुमला ये था the point up till which Hooke's law is obeyed, अब अगला जुमला क्या लिख रहा हूं मैं, the point up till which force applied and extension produced are directly proportional, और एक और जुमला भी है मेरे पास, the point up till which the graph is a straight line। तीन बातें लिखी हमने, सुन लीजिए इब्राहिम साहब, दिमाग मेरी तरफ रखेंगे तो पता चल जाएगा। पहली लाइन क्या लिखी, the point up till which Hooke's law is obeyed, पहली बात, फिर एक्सटेंशन प्रोड्यूस्ड आर, खुद भी समझो ना, आर क्या इब्राहिम, द पॉइंट अप टिल विच फोर्स अप्लाइड एंड एक्सटेंशन प्रोड्यूस्ड आर क्या, आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। भाई सोया हुआ है, सुमन बुकमन ओमियन, उठ के बैठ जाए यार। द पॉइंट अप टिल विच क्या हो रहा है जी, फोर्स अप्लाइड और एक्सटेंशन प्रोड्यूस, क्या हुक्स लॉ ही होता है ना, ये क्या होता है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो पहला जुमला लिखा है द पॉइंट अप टिल विच हुक्स लॉ इज ओबेड, फिर क्या लिखा, द पॉइंट अप टिल विच द फोर्स अप्लाइड एंड एक्सटेंशन प्रोड्यूस्ड आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अब तीसरी बात क्या लिखूं, द पॉइंट अप टिल विच द लाइन या ग्राफ इज अ स्ट्रेट लाइन। तीसरा पार्ट लिखेंगे, द पॉइंट अप टिल विच द ग्राफ इज अ स्ट्रेट लाइन, ग्राफ इज अ स्ट्रेट लाइन। ये वैसे एक और बात हो सकती है, द पॉइंट अप टिल विच द ग्रेडियंट इज कांस्टेंट। सीधी लाइन का ग्रेडियंट क्या होता है, इसके बाद जब लाइन घूमती है तो उसका ग्रेडियंट पढ़ा है क्या हो रहा है, व्हाट इज हैपनिंग टू द ग्रेडियंट, डिक्रीज हो रहा है, क्या हो रहा है, ये मैथ्स वाले सर पढ़ाएंगे आपको, मैं नहीं पढ़ा रहा, मैं भी ग्रेडियंट शेड नहीं पढ़ा रहा। हाँ मैं इतना लिख दूंगा, द पॉइंट अप टिल विच द ग्रेडियंट इज कांस्टेंट। चौथा जुमला भी लिख दीजिए, पहला जुमला था हुक्स लॉ ओबेड, दूसरा जुमला क्या था, क्वांटिटीज आर प्रोपोर्शनल, तीसरा जुमला क्या था, ग्राफ इज अ स्ट्रेट लाइन, चौथा जुमला क्या है, the point up till which the gradient of the graph is constant, the point up till which the gradient of the graph is constant। इसमें अगर किसी को मसला है तो प्लीज हाथ खड़ा करेंगे जी, एनीवन, हाँ जी, नो, अच्छा एक और आखिरी बात, the point after which क्या होता है, ग्राफ कर्व करता है towards which axis, the point after which the graph curves towards the extension axis, not towards x axis, but जिधर भी होगा extension, अगर x axis पर extension है तो towards, मैं इसको x axis नहीं बोलूंगा, क्यों, x axis तो मैथ में बोलते हैं, मैं क्या बोलूं उसको, मैं तो बोलूंगा extension axis। तो आखिरी जुमला लिखें, the point after which, इसी पहले जुमले में, the point after which the line curves towards the extension axis, the line curves towards the extension axis। ये जनाब साहब हो गई बात किस चीज की, पहले प्रोपोर्शनल लिमिट के पॉइंट्स। आप में से अगर किसी के पास कोई मसला है तो प्लीज हाथ खड़ा कर दीजिए, एनीवन। अच्छा जी, आगे चलेंगे जनाब साहब, अगली बात क्या है, उधर आ जाए, इलास्टिक लिमिट पर आ जाए, किस पर आ जाए, इलास्टिक लिमिट।
ओके, यहां भी मैं पहला जुमला क्या लिखवाऊंगा, यहां भी पुत्र जी मैं पहला जुमला तो ये लिखवाऊंगा कि ये भी वही पॉइंट है जहां हुक्स लॉ ओबे होता है। क्या होता है? द पॉइंट अप टिल विच हुक्स लॉ इज ओबेड। प्लीज जरा दूसरी तरफ चले जाएं। किस तरफ? किस तरफ जी? इलास्टिक लिमिट के कॉलम में चले जाएं और वहां मुझे बताएं मैं क्या लिखूंगा। वंस अगेन मैं पहला जुमला क्या लिखने लगाऊं? इट्स द पॉइंट अप टिल विच क्या हो रहा है? अप टिल विच द हुक्स लॉ इज ओबेड। अच्छा, इधर भी हुक्स लॉ ओबेड, उधर भी क्या था? क्या ये अभी नहीं चाहिए, अभी मैं उधर रख दो बस। क्या लिखा वहां पे? द पॉइंट अप टिल विच हुक्स लॉ इज ओबेड। अगली बात क्या लिखूं? यहां तो था प्रोपोर्शनल, तो आपने कहा द क्वांटिटीज आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। वहां लिखूंगा द पॉइंट अप टिल विच द मटीरियल, वैसे मटीरियल है कौन? स्प्रिंग। अप टिल विच द स्प्रिंग बिहेव्स इलास्टिकली। क्या लिखेंगे? द पॉइंट अप टिल विच द स्प्रिंग बिहेव्स इलास्टिकली। द स्प्रिंग बिहेव्स इलास्टिकली। द स्प्रिंग बिहेव्स इलास्टिकली। वैसे आपको मैंने कल पढ़ाया था कहीं, इलास्टिकली का मतलब क्या था? इलास्टिकली का मतलब खींचो तो एक्सटेंड होता है, और खींचो और एक्सटेंड होता है। लेकिन इलास्टिक का मतलब क्या है? खींचो तो एक्सटेंड होता है, छोड़ो तो वापस आता है, फिर और खींचो तो और एक्सटेंड होता है, छोड़ो तो। लेकिन अगर मेरे को मैं इतना ज्यादा खींच लिया है कि वापस ही नहीं आएगा, तो क्या हो गया? निकल गया। वो किधर से? इलास्टिक लिमिट से बाहर निकल गया है। इलास्टिक लिमिट से कब निकलेगा? खींचो, छोड़ो, वापस नहीं आ रहा, तो ये क्या है? आउट ऑफ इलास्टिक लिमिट। वैसे तब क्या हो जाता है? वो प्लास्टिक हो जाता है। खैर बहरहाल हमने क्या लिखा जी? पहले लिखा द पॉइंट अप टिल विच हुक्स लॉ इज ओबेड, फिर लिखा द पॉइंट अप टिल विच द स्प्रिंग बिहेव्स इलास्टिकली। अंडरलाइन द वर्ड बिहेव्स इलास्टिकली। अंडरलाइन करें इस लफ्ज को, बिहेव्स इलास्टिकली को। नहीं भाई ये शीट लेती जाओ, बेटे पीछे भिजवा दें। बिहेव्स इलास्टिकली को अंडरलाइन करिए, और मैं आपको समझाना चाहता हूं कि बिहेव्स इलास्टिकली का मतलब क्या है। आई डॉट ई लिखें, क्या लिखूं? इसका मतलब है व्हेन द फोर्स इज अप्लाइड, आई डॉट ई के बाद लिखें व्हेन फोर्स इज अप्लाइड, व्हेन फोर्स इज अप्लाइड द स्प्रिंग एक्सटेंड्स। व्हेन फोर्स इज अप्लाइड द व्हाट? द स्प्रिंग extends. When the force is applied the spring, and when the force is removed, and when the force is removed, क्या होगा? The spring returns back to its original length. When the force is applied, the spring extends, and when the force is removed, the spring returns to its original length. The spring returns to its original length. किसको मसला इस बात से? Anyone? और अगला जुमला क्या है? Once ये एक दफा इलास्टिक लिमिट आ गई, इसके बाद अगर आपने इलास्टिक लिमिट क्रॉस कर ली तो क्या होगा? तो क्या होगा? तो मटीरियल बिहेव्स प्लास्टिकली। व्हाट डज इट मीन? फोर्स लगाओ, खींचेगा जरूर, फोर्स छोड़ो वापस नहीं आएगा। तो आखिरी पॉइंट क्या लिखो? ठीक है जी, बताएं जरा क्या क्या लिखा जी आपने? प्रोपोर्शनल लिमिट वाली साइड पे कुछ चार जुमले लिखे थे। वहां क्या था? हुक्स लॉ ओबेड, क्वांटिटीज आर प्रोपोर्शनल, ग्राफ इज अ स्ट्रेट लाइन, ग्रेड इज कांस्टेंट। यहां क्या लिख दिया हमने? हुक्स लॉ इज ओबेड, स्प्रिंग बिहेव्स इलास्टिकली, which means that when force is applied the spring extends, and when the force is removed the spring returns to its। अच्छा, अब क्या लिखें? आफ्टर द इलास्टिक लिमिट, अगला पॉइंट क्या लिखें? आफ्टर द इलास्टिक लिमिट द स्प्रिंग बिहेव्स प्लास्टिकली। आफ्टर द इलास्टिक लिमिट द स्प्रिंग बिहेव्स प्लास्टिकली। मुझे स्प्रिंग चाहिए भाई। एनीवन प्लीज अपने बॉल पेन के अंदर से स्प्रिंग निकाल के दें। निकालो भैया। अल्लाह, मिल गया जी।
सुने जरा गौर से भैया, अब पता नहीं स्प्रिंग आपको नजर आएगा कि नहीं आएगा। बहरहाल छोटा सा स्प्रिंग है मेरे पास, इस स्प्रिंग को ना मैं कर रहा हूं, खींचता हूं। जो मेरे करीब बैठे हैं उनको शायद नजर आ रहा हो कि इसकी लेंथ क्या हो रही है, ज्यादा हो रही है। छोड़ता हूं तो फिर और खींचता हूं तो फिर छोड़ता हूं तो और खींचता हूं तो छोड़ता हूं वापस। हेलो जी, अब क्या हो गया? इतना खींच दिया है, इतना खींच दिया कि अब छोड़ भी दिया था, छोड़ दिया मैंने, फोर्स लगाना छोड़ दिए भाई, वापस ही नहीं आ रहे। क्यों नहीं आ रहे? अब ये स्प्रिंग इलास्टिक नहीं है। अब ये स्प्रिंग, अब और खींचोगे तो क्या होगा सर? और खींचेगा। छोड़ोगे तो क्या होगा? वापस नहीं आएगा। और खींचोगे तो क्या होगा? तो इलास्टिक तो मतलब ये खींचो तो बड़ा होगा, छोड़ो तो वापस आ जाएगा। फोर्स छोड़ने से अगर बंदा वापस ना आए तो वो इलास्टिक नहीं है। वो कौन है? तो आप लिखो बिहेव्स प्लास्टिकली को अंडरलाइन करो। आपने क्या लिखा था? आफ्टर द इलास्टिक लिमिट द स्प्रिंग बिहेव्स प्लास्टिकली। तो बिहेव्स प्लास्टिकली को अंडरलाइन करो। दुआ हमको, आप इसको नहीं वापस स्प्रिंग नहीं बना सकेंगी, बहुत खराब कर दिए मैंने ये। लेकिन हाँ, ये हो सकता है कि थोड़ा कोई नहीं होगा, ठीक नहीं होगा, खराब हो गया, परमानेंटली क्या हो गया? परमानेंटली डिफॉर्म हो गया। क्या हो गया जनाब साहब? तो एक काम, शायद मैं ये वर्ड भी लिखूंगा, परमानेंटली डिफॉर्म भी लिखूंगा। आपने क्या लिखा है? बिहेव्स प्लास्टिकली को अंडरलाइन कर रहे हैं, वहां लिखे I.E। वहां क्या लिखूं? व्हेन फोर्स इज अप्लाइड, when force is applied the spring extends. When force is applied the spring extends. But क्या? When the force is removed, when the force is removed, क्या लिखा आपने? When force is applied the spring extends. But when the force is removed the spring does not return back to its original position. क्या होता है जी? The spring क्या होता है? When force is removed, the spring does not return back to its original position. इस सिचुएशन को क्या कहते हैं? इस बिहेवियर को क्या कहते हैं? प्लास्टिक बिहेवियर, या क्या कहेंगे? वो कहते हैं सर क्या कहते हैं? परमानेंट डिफॉर्मेशन। सही कह रहे हैं। एक और काम करो, ब्रैकेट में लिखो परमानेंट डिफॉर्मेशन। ब्रैकेट में लिखो जी, क्या हो जाएगा? परमानेंट डिफॉर्मेशन हो जाएगी। क्या होगा जनाब साहब? परमानेंट डिफॉर्मेशन हो जाएगी। जी जनाब साहब, किसी को मसला है तो हाथ खड़ा कर दीजिए। स्प्रिंग पूरी जिंदगी हुक्स लॉ को फॉलो नहीं करता। स्प्रिंग पूरे थ्रू आउट इट्स जर्नी ऑफ द एप्लीकेशन ऑफ फोर्स वो इलास्टिक नहीं रहता, या वो स्प्रिंग थ्रू आउट प्रोपोर्शनल भी क्या होता है? एक वक्त आता है जिस वक्त को कहते क्या है? या इलास्टिक लिमिट कहते हैं या प्रोपोर्शनल लिमिट भी, क्योंकि उससे पहले पहले ग्राफ प्रोपोर्शनल भी होता है, मतलब ग्राफ सीधा भी होता है, और उस दौरान क्या हो रहा होता है? उस दौरान वो इलास्टिक भी होता है कि खींचो तो खींचता है, छोड़ो तो वापस आता है। लेकिन एक दफा वो पॉइंट क्रॉस हो गया तो दो मसले होते हैं। क्या मसले होते हैं? ग्राफ स्ट्रेट नहीं होता, क्वांटिटीज प्रोपोर्शनल नहीं होती। वो तो ग्राफ तो आप कर्व पढ़ेंगे, कर्व किसका होता है? ग्राफ पढ़ा? ग्राफ कर्व क्वाड्रेटिक का पढ़ा है, उसका ग्राफ थोड़ा। तो अब क्वाड्रेटिक तो मैं कभी जिंदगी में नहीं पढ़ाऊंगा आपको फिजिक्स में। मैं तो लीनियर पूरा नहीं पढ़ा रहा, मैं तो mx से आगे mx में प्लस सी कोई नहीं कर रहा। तो आपको क्या लगता है मैं m के साथ x के साथ स्क्वायर लगाऊंगा? मैं कर्व्ड इक्वेशन, ऐसा मेरा कोई लेना देना नहीं है कर्व्ड इक्वेशनों के साथ। खैर बहरहाल किस बात से लेना देना था, किससे नहीं था, वो मैंने आपको समझा दिया है कि मैं तो सिर्फ फिजिक्स में प्रोपोर्शनल बातें करूंगा, प्रोपोर्शनल लिमिट समझाऊंगा। प्रोपोर्शनल लिमिट से पहले वाला काम हमारा है, उसके बाद वाला काम हमारा, हाँ, उसको बहुत किसी ने कहा कि पढ़ना ही पढ़ना है, तो फिर ओ लेवल में नहीं पढ़ेंगे। ए लेवल भी तो किसी बला का नाम है, वहां जाके उसको पढ़ लेंगे। क्या पढ़ेंगे ए लेवल में? क्या पढ़ेंगे जी? इसके बाद वाला काम। इससे पहले कौन सा बिहेवियर है? एक बात पूछता हूं, आई बिलीव यहां तक ये कौन सा बिहेवियर है? इलास्टिक बिहेवियर, या वो क्या कहते हैं? प्रोपोर्शनल हिसाब किताब है। इसके बाद क्या सीन है? इसके बाद प्लास्टिक बिहेवियर है। और ये पॉइंट क्या है? पॉइंट क्या है जी? इलास्टिक लिमिट है। इससे पहले पहले इलास्टिक बिहेवियर, इसके बाद प्लास्टिक बिहेवियर। अच्छा, वैसे आपने इस प्लास्टिक बिहेवियर को क्या बोला है? परमानेंट क्या? अच्छा, तो फिर एक बात पूछूं,
पुत्र जी वो कौन सी डिफॉर्मेशन है? टेम्पररी डिफॉर्मेशन। वहां मतलब छोड़ दोगे तो क्या वापस आ जाएगा, कॉल इट क्या? टेम्पररी डिफॉर्मेशन। कुछ सवाल है तो हाथ खड़ा करेंगे, कुछ सवाल है तो हाथ खड़ा करेंगे जी। एनीवन? आई होप जो मैं समझाना चाहता हूं मैं आपको समझा चुका हूं। मैं हुक्स लॉ के किधर चला गया हूं? ग्राफ के रिप्रेजेंटेशन पे चला गया हूं। किधर चला गया हूं जी? हुक्स लॉ के ग्राफ्स के रिप्रेजेंटेशन पर चला गया हूं। हाँ एक काम करेंगे, ग्राफ का सवाल डालेंगे कि नहीं डालेंगे? है जी, क्यों, क्या क्या मुश्किल होगा? हाँ सेशन में क्या सवाल होगा? लाइन सीधी है तो आप क्या कहेंगे कि सर दोनों क्वांटिटीज आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और जब सीधी नहीं है तो क्या है? सर प्रोपोर्शनल नहीं है, तो इसमें कोई परेशानी की बात?